नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइट में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इनसाइट में आज हम बात करेंगे कैंसर को लेकर। आज हम बात करेंगे कैंसर को लेकर, उसकी रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर। कैंसर से जो ये जंग है, ये पर्सनली भी हमें लड़नी पड़ती है और लड़ी जानी चाहिए, और उसके लिए जो भी टूल एंड टेक्निक्स हैं, जो भी स्वास्थ्य जगत ने जो भी अभी तक सलाह दी है, उन सारी चीज़ों को हमें रिकॉग्नाइज करते हुए उस रास्ते पर चलना ये होता है। लेकिन हम कैंसर को, उसकी श्रृंखला को कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए आज के शो में हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, स्टूडियो में है हमारे साथ। आप कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज नेसारी हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। वो एमडी, पीएचडी, सीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से डॉक्टर नेसारी हैं। और डॉक्टर संजय के राय हमारे साथ हैं, आप प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। और स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर मनोज हैं और खुद 75 साल पूरे कर रहे हैं। अमृत महोत्सव आपका भी ठीक है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद। लेकिन ये जो स्वस्थ जीवन शैली है, एक तो प्रिवेंशन की बात कही गई है, और एक जब आपको बीमारी हो जाए उसके बाद उसे क्योर करने पर, ठीक है, जो आप ध्यान देते हैं, दवा लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, परेशान होते हैं। तो कैंसर के मामले में ख़ास तौर पर प्रिवेंशन का जो रोल है वो कितना बड़ा है? प्रिवेंशन का रोल के बारे में ज़्यादा कुछ कहना क्या, तो आपने बता ही दिया है कि क्या होता है। प्रिवेंशन के बारे में आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें आ रही हैं, पर हम क्या सच में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? 2-3 चीज़ें मैं मेनली कहना चाहूँगा कि कैंसर की 2-3 स्टेजेस में यदि आप डिवाइड कर लें। एक तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, दूसरी क्या कहते हैं अर्ली डिजीज़ है जो क्योरेबल है, तीसरी एक स्टेटस है जो क्योर हो भी सकती नहीं, और चौथी है क्योरेबल नहीं है। अब हमें सबसे पहले यदि कैंसर को प्रिवेंट करने का मतलब क्या, कैंसर आने से रोकना है, या कैंसर यदि फैले ना मरीज में उसको रोकना है? फैले मतलब स्प्रेड ना करे। तो सबसे पहली चीज़, मैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर साहब का बात बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले हमें कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर करना होगा। ये मैं आपकी लोकसभा टीवी पे पिछले 20 साल से कह रहा हूँ। और उसके फ़ायदे क्या होंगे कि जब ग्रामीण लेवल पे, रूरल हेल्थ सेंटर पे जब मेडिकल ऑफिसर को पता चलेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये प्री मैलिग्नेंट है या मैलिग्नेंट है, क्योरेबल है, वो सेकेंडरी कैंसर, प्राइमरी कैंसर सेंटर से सेकेंडरी के पास भेजेगा, सेकेंडरी से टर्शरी कैंसर सेंटर के पास ट्रीटमेंट के लिए भेजेगा। और बहुत सारे कैंसर्स हैं जो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स हैं, झटपट इलाज जो झटपट ठीक भी हो सकते हैं, झटपट ठीक भी हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं, झटपट इलाज हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एडवाइस देके वो कर सकते हैं। ये हमारे देश में अभी तक नहीं हुआ है। मेरा सविनय निवेदन है आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से कि जल्दी से जल्दी कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करें। देखिए केरला ने कर दिया और वहाँ पे उनको डेफिनेट एडवांटेजेस मिल रहे हैं। इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि साहब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है, ये आपके पास बड़ा एडवांटेज। सरकार ने भी अगले 3 सालों में जो है डे केयर सेंटर शुरू करने की बात कही। डे केयर सेंटर तो रामशेष जी वो कैंसर कीमोथेरेपी उन लोगों के लिए होता है, बट बेसिक ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है उसके लिए मेडिकल कॉलेज अभी शुरुआती हैं, पर उनमें भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, इनके अपॉइंटमेंट्स होने जरूरी हैं। स्पेशलिस्ट रेडिएशन की मशीन्स आनी है, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, दूसरे हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की वो आनी है, फैसिलिटीज़ आनी है, तो वो वहाँ जाके ट्रीट हो जाएगा। हम अपने बाकी जो मेहमान हैं उनके साथ भी जुड़ते हैं और मैं फिर स्टूडियो में आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर संजय के राय हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से। डॉक्टर संजय,
जो देश में कैंसर की जो संख्या है, कैंसर मरीजों की जो संख्या है, वो संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर उसके ग्राफ को देखें, ये 2020 में ये 13,90,000 के आसपास थी और 5 साल में ये 15,70,000 के आसपास हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि 2050 में पूरी दुनिया में करीब 3 करोड़ से ज़्यादा मरीज कैंसर के होंगे। हम भारत की बात करें, ये जो 5 साल में जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि आबादी बढ़ गई इसलिए उस ग्राफ को भी हम जस्टिफाई करें, या फिर वो चिंता की बात है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका जी। रामवीर जी। देखिए, कैंसर जो है हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अगर इसका इंसिडेंस देखें तो बढ़ रहा है। कुछ कैंसर जो हम पहले कहते थे कि डेवलप कंट्री का कैंसर है, जैसे अगर दुनिया में देखें तो कोलोरेक्टल कैंसर जो है, बड़ी आंत का कैंसर जिसको हम कहते हैं, वह डेवलप कंट्री में ज्यादा था। जो जितना डेवलप कंट्री था, यूरोप में ज्यादा है, यूएस में है, अंडर डेवलप कंट्री में बहुत ही कम था। एक है रिपोर्टिंग भी कम है। उसकी कोई खास वजह? हाँ, उसकी जो हमारा खान पान, मतलब लाइफ स्टाइल जो है, बहुत बड़ा उसका एक फैक्टर माना गया है। और बहुत सी स्टडीज हैं, केस कंट्रोल डिजाइन स्टडी है, कोहार्ट डिजाइन की स्टडीज है, जो हमें अच्छी एविडेंस देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर आप अपने भोजन में साग का, हरी सब्जियों का, फलों का सेवन ज्यादा करते हैं तो कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना कम होती है। मतलब रफेज जो है जितना ज्यादा खाते हैं। एक उसका डायरेक्ट लिंक है रेड मीट से, अगर प्रोसेस्ड मीट है, ये लेते हैं, अल्कोहल, टोबैको, ये सब जो है इंक्रीज कर देता है रिस्क को। सो यहाँ पे जो है शायद वेजिटेरियन डाइट बेस्ड होने के कारण इसका बहुत ही कम था। दुनिया में देखिए 1/3 कैंसर की लिस्ट है तो 1/3 लोगों को कोलोरेक्टल है, सबसे बड़ा नंबर है कोलोरेक्टल का। और जो कैंसर से डेथ भी होती है उसमें भी 1/2 जो करीब 33% डेथ जो है कोलोरेक्टल कैंसर की होती है। आल्दो अगर स्क्रीनिंग से हम जल्दी उसको पता कर लेते हैं तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, मतलब उसका हम लंबे समय तक लाइफ दे सकते हैं, ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ दे लेते हैं अगर हम अर्ली डिटेक्ट उसको कर लेते हैं तो। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपके साथ ही थोड़ा सा और साझा करना चाहता था, आपसे जिज्ञासावश जानना चाहता था। देश में जैसे मिट्टी की जांच को लेकर के सॉयल हेल्थ कार्ड, ऐसे ही हर आदमी का हेल्थ कार्ड, जो गांव में रह रहा है, जो वार्ड में रह रहा है, शहर में, अर्बन एरिया में, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है हमारे पास? क्या उस तरह का डेटा आप बनाने में हम कहीं कोई चूक क्यों जा रहे होंगे? देखिए, धीरे धीरे हम उस दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप देखिए डिजिटल इंडिया में हम ये जो आभा आईडी बना रहे हैं, आभा आईडी वही है कि कहीं भी जो भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड होगा, आप चाहे एम्स में दिखाएं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं या किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे दिखाएं, धीरे धीरे सारा आपका रिकॉर्ड जो है वह उसके अंदर आपके एक आईडी के अंदर आएगा। तो आपने अगर कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, लेकिन डॉक्टर संजय, वो तो हो ये जा रहा है ना कि जब आदमी मरीज हो जा रहा है उसके बाद वो किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, जिला अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में या फिर एम्स में जब दिखाने के लिए चला जा रहा है, तब उसके बाद वो आपके रिकॉर्ड में आ पा रहा है। उससे पहले जैसे बिल्कुल अभी तक वही हो रहा है, बट हमारा इम्फेसिस है उसको जनरल पॉपुलेशन तक ले जाना। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारा जो है बल्लभगढ़ एक एरिया में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, एम्स ने करीब 28 गांव को अडॉप्ट किया हुआ है। उन 1 लाख पॉपुलेशन है करीब उनकी, 28 गांव की। हम सबकी ही बनाने के लिए, और शायद अगले महीने के मिड तक जो है हम 100% पॉपुलेशन का जो है आभा आईडी बना लेंगे। नहीं तो वो 28 गांव जो हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं कि एम्स ने उनको अडॉप्ट किया है, गोद लिया है देश में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज, गांवों की संख्या करीब 6.25 लाख है और फिर शहर भी है ना, वो भी 40% के आसपास आबादी होने जा रही है। तो ये जो है, ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर आदमी का हेल्थ कार्ड, उसका डेटाबेस और उसका अपग्रेडेशन क्या हुआ है, ठीक है, तो इस पर क्या कोई इसे कुछ युद्ध स्तर पर लेने की जरूरत है? मुझे लगता है ये यदि शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये
कितना प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक कितना है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। आपने बताया 7 लाख या जितने भी गांव हैं, फिर डिफरेंट काइंड की मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो इसकी शुरुआत होगी और उसको पूरा होते होते पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, इसका हमें मालूम नहीं है। पर दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि कैंसर के बाबत हमें देखना है, तो पहले मैंने आपको बताया डिक्लेयरिंग इट एज ए कैंसर नोटिफाइबल डिजीज, उससे एक तरह की अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी जाएगी और पेशेंट्स में भी, पीपल में भी जाएगी, नॉट पेशेंट्स। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंटली बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, और वो है अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। आपने सुना होगा कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे। आप कहिए इंडियन वुमन को जाइए, जाके स्क्रीन करवा के आओ, वो नहीं आएगी। हमने बहुत ट्राई करके देखा हुआ, बहुत शर्मालू लोग हैं। ठीक है। तो जो लेडीज़ गायनेकोलॉजिकल चेकअप के लिए, बच्चों की डिलीवरी के लिए, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, कम से कम आप उनको स्क्रीन कर लीजिए, उनका पैप टेस्ट कर लीजिए, एक उनकी कॉल्पोस्कोपी कर लीजिए, VIA और विली टेस्ट होता है, उससे पता लग जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है, वेजाइना में कहीं कैंसर के स्पॉट्स शुरुआत में तो नहीं है। ठीक है। और तीसरी चीज़, आप यदि हो फैसिलिटी हो तो वो HPV टाइटर कर लीजिए। तीसरी चीज़, आप वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन कर लीजिए जो पॉसिबल है। ठीक है। हमें अभी वहाँ से शुरुआत करनी है। हम पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करेंगे, वो अभी प्रैक्टिकल नहीं है। पहले जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, दोनों मोर्चों पर काम हो सकता है। दोनों मोर्चों पे काम हो सकता है। वहां पे मैं आऊंगा आपके पास। हाँ। हमारे साथ डॉक्टर नेसारी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नेसारी, यहाँ पर बात हो रही है कि कैंसर जो है उसको क्योर करने के साथ साथ हम उसके प्रिवेंशन पर ध्यान दें। साथ में बात ये भी चल रही थी कि हर आदमी का जो है हेल्थ कार्ड जो है वो उस तरीके से उसका डेटाबेस जो है वो हो और उस पर बाकायदा उस पर कुछ एक्शन लिया जा रहा हो, वो हो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग में। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले तो रोकथाम ये बहुत जरूरी है, और रोकथाम करने के लिए पहले उसका एक्टिव स्क्रीनिंग होना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए आयुष मंत्रालय भी इसमें जुड़ा हुआ है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो प्रोग्राम है उसका नाम है NPCDCS, दैट इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो इसमें आयुष का भी योगदान है, आयुष भी इसमें जुड़ गया है। और इसमें पहले तो ये है कि कैंसर के जो स्पेशली जो कॉमन कैंसर है, जैसे ओरल कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, तो इनका स्क्रीनिंग जो है, ये स्क्रीनिंग अभी करने के लिए आयुष मंत्रालय भी इसमें जुड़ा हुआ है। और ये स्क्रीनिंग में हो सकता है कि कुछ जो मरीज है जो अर्ली स्टेज में हो या जो डिटेक्ट नहीं हुए हो, तो वो भी सामने आ जाए। और ये अगर अर्ली स्टेज में अगर सामने आते हैं तो उसी समय में उसकी रोकथाम करना ये बहुत आसान है, ये बहुत संभव है। बिल्कुल डॉक्टर नेसारी, एक सवाल इसमें और भी बनता है कि आयुष मंत्रालय ने जो जिस तरह से वेलनेस प्रोग्राम चलाए हैं, वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश करने शुरू किए हैं, तो क्या ये सब जो है ये भी प्रिवेंशन का एक बड़ा पार्ट है, हो सकता है? और इससे इस तरह की चीज़ों पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है या आएगा, इसको लेकर कोई स्टडी हुई है या होनी चाहिए? मैं उसी की बात कर रहा था कि ये NPCDCS प्रोग्राम है, तो ये आयुष मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये दोनों मिलके कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे अलग अलग रिसर्च काउंसिल्स है, तो रिसर्च काउंसिल्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो अलग अब एक एक एरिया को लेके उसको स्क्रीनिंग करते हैं। जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जैसे संस्थाएं हैं, वो भी उसमें है। और उसके अलावा एक आयुष मंत्रालय की एक योजना है कि जिसको कहते हैं आयुष इन पब्लिक हेल्थ, तो उसमें भी हम ये फंडिंग देते हैं ताकि जो बाकी अन्य जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस हैं तो ये भी उसमें जुड़े और इनका जो एक स्क्रीनिंग करे। तो इसका एक डेटाबेस फिर बनाया जाता है कि टोटल कौन कौन से गाँव में, कौन कौन से जिलों में हमने स्क्रीनिंग किया, कितने मरीज वहां पे हमने देखे, कितने लोग हमने देखे, और उसमें कितने मरीज हमें पाए गए कि जिसमें कैंसर है और उसका आगे इंटरवेंशन क्या है। अब इसमें अगर ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है कि जिसको कैंसर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं, तो इनको तो आयुर्वेद के माध्यम से ट्रीटमेंट दी जाती है और ये पेशेंट जो है वो आगे कैंसर में कन्वर्ट ही नहीं होते।
और जो प्रिलिमिनरी कैंसर स्टेज में अगर वो पाए जाते हैं तो उनको फिर जो एक स्टैंडर्ड मेथड जो है तो उसके अनुसार उनको रिफर किया जाता है और उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये दोनों तरफ से ये काम होता है कि मतलब एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन कि जिसमें अभी कैंसर हुआ ही नहीं है लेकिन होने की संभावना है, और अभी कैंसर हुआ है लेकिन शुरुआत की स्टेज है तो उसको वहीं पे स्टेज 1 पे ही अगर हम रोकते हैं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये दोनों काम इसमें हो सकते हैं। मतलब बड़ी संख्या ऐसी है जिनको कैंसर हो सकता था लेकिन उसकी रोकथाम के जरिए ही उसे पूरी तरह से रोक लिया जाता है, क्योर कर लिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर मनोज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आप। एक बात और है कि कैंसर को जिस तरह से कैंसर से डरा गया बाद में, और आज भी अब तो लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया भी है। कुछ दिन पहले तक तो कैंसर मतलब एकदम जैसे जहरीला सांप न भी हो लेकिन काट ले तो आदमी जो है डर जाता है और मर भी जाता है। तो कैंसर से ये स्थिति बन गई थी एक बार। कैंसर का जो इतिहास भूगोल है उसको कुछ आप समझा सकेंगे? देश में पहला कैंसर कब डिटेक्ट किया गया होगा और क्या उसके साथ में क्या मेजरमेंट लिए गए? क्या वो जो तब जो नींव रखी गई तब वो काफ़ी थी और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो ऊर्ध्वगति है उसकी? आप मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं जी। पहला कैंसर हिंदुस्तान में दक्षिण भारत में श्रीलंकन वर्कर्स थे जो कि तंबाकू का काम करते थे, वो तंबाकू खाते थे वडक्कन। उनमें आयन मॉरिसन और करके एक मिशनरी था, उसने कन्याकुमारी में डिटेक्ट करके वहाँ सेंटर इस्टेब्लिश किया और उसी समय उसने कहा कि केले और फलों की खेती करो, डाइट में चेंज करो। आज वो टोबैको रिलेटेड कैंसर का स्टेटस इस समय सबसे विभत्स रूप में हमारे सामने है। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति, जिनको हम फादर ऑफ ऑन्कोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं, उन्होंने 1957 में कहा था कि 60% ऑफ द कैंसर्स इन इंडिया कैन बी रिमूव्ड विद स्ट्रोक ऑफ पेन एंड द स्ट्रोक ऑफ पेन हैज टू बी ऑन टोबैको। हमने कुछ नहीं किया उसके ऊपर। हम बस अभी एक अच्छी खबर, चेतावनी जारी करते रहे। बस हमने एक अच्छी खबर है कि हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारामन ने उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया है थोड़ा सा। आपको मैं हिलेरी क्लिंटन का एग्जाम्पल देता हूँ। उसने सिगरेट के ऊपर 400 500% टैक्स बढ़ा दिया। उसने ये कहा कि लेसर स्मोक विल एंटर इनटू द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री। हमारे यहाँ ये एटीट्यूड कब आएगा? हम बातें करते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे, पर सलूशन की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम इधर उधर के ढोल बजाते रहेंगे, हमको स्क्रीनिंग करनी चाहिए, हम हेल्थ कार्ड बनाएंगे। अरे कॉज को तो पहले पकड़ो, सर्जिकल स्ट्राइक करो ना उसके ऊपर, तंबाकू के ऊपर। इतनी कॉस्टली कर दो कि कोई खा ना पाए। आपने पढ़ा होगा कि रेलवे पता नहीं कितने करोड़ रुपए स्पेंड करती है सिर्फ थूक साफ करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट में। तो टोबैको इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ स्क्रीनिंग, डॉक्टर आसरी की बात को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, पर स्क्रीनिंग जो है वो भी ज़रा मनी इंटेंसिव है, क्योंकि स्क्रीनिंग में आप क्या स्क्रीन करने जा रहे हैं? गायनेकोलॉजिकल एक वुमन में, उसको तो बेचारी को इतने खतरे हैं, उसको उसका कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, बढ़ी हुई एज है, मोटापा है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर बढ़ रहा है दिल्ली में, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, फिर ओवेरियन कैंसर इतना ही कस के सिर उठा रहा है कि हम लोग ट्रीट करते करते थक गए, और मोटापे से जुड़ा गॉल ब्लैडर कैंसर है। तो इसके लिए जब स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो हमें विमेन के लिए स्पेशली एक पैकेज देना होगा जिसमें एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन एंड ट्रांसवेजाइनल, कॉल्पोस्कोपी, पैप स्मीयर और एक एक्सरे चेस्ट एंड हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और उसमें सबसे पहली चीज़ है कि क्लिनिकल गायनेकोलॉजिकल एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय एन एक्सपर्ट। ये हो के तब कहीं जाके एक टोटल स्क्रीनिंग का पैकेज फॉर ए वुमन बनता है। एक पैप स्मीयर ले लिया, एक कॉल्पोस्कोपी कर ली, तो वो स्क्रीनिंग नहीं है फॉर ए वुमन। डॉक्टर राय हमारे साथ में हैं और वो कम्युनिटी मेडिसिन से हैं। डॉक्टर साहब, कई बार गांधी जी ने ये बात वैसे तो एजुकेशन को लेकर की थी, कई बार इस तरह के जो खतरनाक बीमारियां हैं और क्या ये नहीं लगता है कि मरीज जो हैं वो हॉस्पिटल आएँ, वो डॉक्टर के पास आएँ, बल्कि समय ये आ चुका है कि हमें अपने इंफ्रा को इतना बड़ा और इतना मजबूत करना चाहिए और करना होगा कि वो मरीज तक जा सकें। सहमत हैं आप?
नहीं, नहीं, बिल्कुल सहमत है। और अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी देखें तो उस पर काम भी हो रहा है। अभी जो हम सब सेंटर लेवल इस पूरी कंट्री में जो है, अगर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम देखें तो ये 3 टायर लेवल है। हाँ। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल। प्राइमरी लेवल को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, हाँ। उसमें भी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। हमने जो है हर 5,000 पॉपुलेशन पे जो एक सब सेंटर पहले कहते थे, उसको जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा है, और उसमें कंप्रिहेंसिव हेल्थ पैकेज देने की बात कही है। तो इस दिशा में ऑलरेडी गवर्नमेंट, ठीक है, वह एक बिजली के स्विच जैसा हमने दबाया कल से चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। तभी जो है हम चाहे वो कैंसर स्क्रीनिंग की बात करें या किसी और डिजीज की बात करें, वह अगर सतही लेवल पे अगर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। और वह चल रहा है। जो हम लोग तभी से अभी बात कर रहे थे कि थ्योरेटिकल ही अभी तक रह गया है, बिल्कुल अभी तक वो थ्योरेटिकल रहा है। हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं, लेकिन वह अब जो स्ट्रेंथन हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को कर रहे हैं, अपनी जो है सेंटर जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात कर रहे हैं, उनमें अगर देखा जाए तो धीरे धीरे, क्योंकि कंप्रिहेंसिव पैकेज में यही है कि हम नॉन डिजीज जिसमें कैंसर भी आते हैं उनकी स्क्रीनिंग कर लें, गांव के लोगों को उन्हीं की जगह पे कर लें, उनको शहर में आके अपनी स्क्रीनिंग न करनी पड़े। तो इस पे प्रयास चल रहा है और वही एक सॉल्यूशन भी है। लंबे समय तक अगर हम कैंसर को जल्दी पकड़ना चाहते हैं तो हमें वो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे ही देना पड़ेगा। तभी जो है करेंगे, उसका अर्ली समाधान करेंगे, और शायद जो है इस बीमारी से जो है अगर जितना जल्दी अगर हम स्क्रीनिंग से पकड़ लेते हैं तो एक तो ऑलमोस्ट हम क्योर जैसा कर लेते हैं ज्यादातर कैंसर को। सारे कैंसर को मैं नहीं कहता क्योर कर लेते हैं। प्लस एक्सपेंडिचर, जब वो मेटास्टेसिस हो जाता है, जब बॉडी में फैल जाता है, तो ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कई टाइम्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वो रिड्यूस कर देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल तभी आएगा जब हम प्राइमरी हेल्थ को जो है स्ट्रेंथन करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नेसारी के साथ मैं थोड़ा सा एक बार और जुड़ते हैं हम। डॉक्टर नेसारी, नेचुरोपैथी में ये कहा जाता है, एक स्लोगन है वहाँ पर, मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की एक दवा। अभी मिट्टी से जो अन्न पैदा होता है उसको लेकर के सवाल उठते हैं कि वहाँ पर केमिकल और उस तरह के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, और उनसे जो है ना, इसलिए एक ऑर्गेनिक मूवमेंट जैसा शुरू हुआ। दूसरा जो है पानी की बात करें तो पानी जो है वो शुद्ध न होने के कारण से उससे भी एक संकट है, और धूप जो है वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं वो भी एक संकट है, धूप में भी नहीं निकल सकते। तो जो दवा थी वही एक तरह से खतरा भी बन गई है। इसका कुछ उपाय? नहीं, दवा खतरा नहीं बन गई है। हमारा जो पर्यावरण जो है, वो पर्यावरण जो है उसके माध्यम से कई सारे डिसीजेस है, व्याधियां जो है वो होती हैं, और उसमें कैंसर का भी है। अभी सारे लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं तो उतना ज्यादा एक्चुअली हम अपने शरीर को खतरा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये पेस्टिसाइड जो है वो हमारे अन्न धान्य के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। उसी प्रकार से ये अलग अलग जो कैंसर है वो उसकी भी जो पैदाइश है वो वहां से हो सकती है। मैं थोड़ा सा शुरुआत में जानना चाहता हूँ, जो सवाल आपने मनोज कुमार जी को पूछा था कि कैंसर की शुरुआत कब हुई और पहला पेशेंट कब मिला, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुश्रुत संहिता जो ईस्वी सन पूर्व 3000 काल के आसपास की जो संहिता है, तो उसमें भी कैंसर का ये पूरा वर्णन है, और उसमें मेनली 2 या 3 प्रकार के एक क्लासिफिकेशन दिए कैंसर के। एक कैंसर जो है जिसको कहा गया अर्बुद, तो हाथ है, पैर है, अलग अलग जिसमें जो ट्यूमर्स आते हैं, तो वहां पे जो कैंसर होता है उसको उन्होंने कहा अर्बुद। दूसरा जो एब्डोमिनल कैंसर्स है, तो एब्डोमिनल कैंसर्स के लिए उन्होंने कहा गुल्म, ये दूसरे कैटेगरी बनाई। और तीसरे होते हैं जो व्रण, मतलब जहां पे अल्सरेशन है, और जो अल्सरेशन है वो कैंसर है। तो ये मेन 3 कैटेगरी जो है वो सुश्रुत संहिता ने बताई, और पूरे विस्तार से बताया कि ये कैसे होता है, उसको कैसे जाने, और उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करें। तो सिद्धांत के तौर पे देखें तो उस जमाने के 3000 साल के पहले के सिद्धांत और आज के सिद्धांत दोनों में अंतर नहीं है। तो कैंसर ये तब भी था, कैंसर ये आज भी है, और इसके लिए केवल अन्न धान्य नहीं है, अन्न धान्य है हम कैसे खाते हैं,
वो भी है, कैसे पकाते हैं वो भी है, हमारी टोटल लाइफस्टाइल है, हम व्यायाम करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी है। तो कई सारी चीजें हैं। तो इसीलिए कैंसर को लाइफस्टाइल डिसीज में एक्चुअली गिना जाता है, क्योंकि केवल एक चीज करने से हम कैंसर की रोकथाम करेंगे ये संभव नहीं है। तो हमें जो अलग अलग उसके जो एक कैंसर बनने के जो मार्ग है, सारे मार्गों को हमें कंट्रोल करना होगा, ताकि हम जाके एक्चुअली कैंसर की रोकथाम कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और डॉक्टर राय हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनोज हमारे साथ थे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के सभी डॉक्टर्स, पूरा जो चिकित्सा जगत है वो आपको सलाह देता है, आप अपने वजन को, जो आपका बॉडी की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग उसका एक मेज़रमेंट है वैसा रखें। आप जो है बहुत ज़्यादा ना बैठें, ज़रा चलते फिरते रहें। आप पुअर डाइट ना लें, आप हेल्दी डाइट लें। आप जो है मतलब बहुत सारे इस तरह के मेज़रमेंट हैं जो आप, तंबाकू की बात जो है वो यहाँ पर हो रही थी, और कई तरह की बातें हैं, और ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और पुअर डाइट, और इस सब में अगर आप विकसित देशों से नहीं आते हैं, अगर आप अविकसित या विकासशील देशों से हैं, तो ऐसे में आपका सबसे बड़ा और अच्छा कदम होगा कि आप उसके प्रिवेंशन पर ध्यान दें। आप ऐसी जीवन शैली को अपनाएं ताकि ये बीमारी आपके पास फटके तक नहीं। चूँकि देखने में ये आया है कि जो अमीर देश हैं वहाँ पर कैंसर होने के बाद भी वे लोग उसका इलाज अच्छे से करा पाते हैं और जीवन को थोड़ा सा लंबा ले जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर अपने स्वास्थ्य पर, अपनी जीवन शैली पर आप ध्यान देते रहें, आप जो हैं मस्त रहें, व्यस्त रहें, और संसद टीवी को भी देखते रहें। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।